हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूँ उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि महत्वपूर्ण होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी की प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे यूके पीएससी की राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हों, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। क्योंकि मैं जिन टॉपिकों को यहाँ पर लेकर आता हूँ वो मेंस में जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। यही इसी तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक्स को यहाँ पर लेकर आता हूँ। ऐसा ही टॉपिक मैं आज यहाँ पर लेकर आया हूँ जिसमें हम देखेंगे तथ्यात्मक रूप से भी और निबंधात्मक रूप से भी, क्योंकि आप अगर लिखने के लिए आए ऐसे टॉपिक्स पे तो आप लिख सकते हैं इसको पढ़ के या इसे देख के। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि संबंधित है उत्तराखंड की जनजातीय पंचायतों से। देखिए दोस्तों, 5 जनजातीय समूह उत्तराखंड में निवास करते हैं। उनकी अपनी सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं। तो उनकी जो प्रमुख जनजातीय पंचायतों की व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को मिलती है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, और कुछ हल्के फुल्के फैक्ट भी देखेंगे जनजातियों के बारे में जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, उत्तराखंड की जनजातीय पंचायतें। देखिए, सबसे पहले अगर हम जनजातियों की बात करें तो उत्तराखंड में कुल 5 जनजातीय समूह निवास करते हैं। आप जानते हैं वो 5 जनजातीय समूह कौन से हैं? तो जौनसारी, थारू, बोक्सा, राजी और भोटिया, ये 5 वो जनजातीय समूह हैं जिन्हें 1967 ईस्वी में, मतलब 1967 ईस्वी में जनजातियों का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। और जो सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है वो है भोटिया जनजाति। तो 1967 ईस्वी से इन 5 जनजातीय समूहों को उत्तराखंड की मतलब जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है। इन जनजातियों की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर इन जनजातियों के आंकड़े देखें तो जो सबसे बड़ी जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है जनसंख्या के हिसाब से वो है थारू। और थारू जहां निवास करती है वो है उत्तराखंड का दक्षिणी हिस्सा, तराई वावर का तराई का जो हिस्सा है वहाँ पर निवास करती है थारू। और उधम सिंह नगर में ये निवास करती है सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है। जबकि दूसरे स्थान पर देखें तो जौनसारी जनजाति हमारे उत्तराखंड में सर्वाधिक है। जौनसारी जनजाति देहरादून ज़िले में ज़्यादातर निवास करती है और यहीं पर इसका जो क्षेत्र है वो देहरादून में ही है। और सबसे कम जो जनजाति हमारे उत्तराखंड में है, या कहें कि अब ये विलुप्त प्राय जनजाति है या विलुप्त होने की वाली है, विलुप्त की कगार पर ये है, तो वह जनजाति है हमारी राजी पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में रहती है। और ये जनजाति अब खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की जनजातियों की अगर जो जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2,91,903 व्यक्ति इसकी कुल जनसंख्या का हिस्सा थे, जो कि उत्तराखंड की जो जनसंख्या थी उसका 2.9% थी। मतलब उत्तराखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या हमारी कुल जनसंख्या के 2.9% ही है। ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो उधम सिंह नगर में सर्वाधिक ये अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। कहाँ? उधम सिंह नगर में। और सबसे कम जो जिला जहाँ पर निवास करती है वो है रुद्रप्रयाग में सबसे कम अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें कि इसके लिए जो राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण रखा गया है तो 70 सीटों में से 2 सीटें आरक्षित की गई हैं राज्य विधानसभा में उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियों के लिए। उनमें से जो पहली सीट है वो है नानकमत्ता। देखिए, नानकमत्ता उधम सिंह नगर की एक सीट है और यहाँ पर थारू जनजाति की बहुलता होने के कारण इस सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। जबकि दूसरी जो सीट है वो है चक्राता सीट। क्योंकि यहाँ पर बहुलता है जौनसारी जनजाति की, लगभग कंप्लीट रूप से यहाँ पर जौनसारी जनजाति ही निवास करती है इस क्षेत्र में, इसलिए इस क्षेत्र में भी एक विधानसभा सीट रिजर्व की गई है एसटी जनजाति के लिए या जौनसारी जनजाति के लिए। ठीक है। आगे हम देखेंगे जुलाई 2001 से राज्य की अनुसूचित जनजाति को 4% आरक्षण भी दिया गया है। ठीक है। 4% आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए। आरक्षण दिया गया है 4% राज्य की इस जनजाति को, जो कि राज्य की जो सरकारी सेवाएं होती हैं या कई सारे लाभ जहाँ पर राज्य के लिए जो आते हैं उनमें 4% आरक्षण दिया जाता है एसटी को। ठीक है। तो एसटी जनसंख्या को 4% यहाँ पर आरक्षण भी है। तो ये थे कुछ सामान्य फैक्ट जो कि यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों से आधारित थे। अब हम देखेंगे अपने टॉपिक को जो कि सामाजिक प्रथाओं से संबंधित है, जहाँ पर हम देखेंगे उनकी पंचायतों को। ठीक है। तो अगर बात करें हम उत्तराखंड की जनजातीय पंचायतों की दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। उत्तराखंड की 5 जनजातियाँ हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था है जनजातीय पंचायतों की ये हर जगह देखने को नहीं मिली। सिर्फ 3 ही जनजातियों में ये पंचायती व्यवस्था देखने को मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उत्तराखंड के क्षेत्रों में जो ये पृथक जनजातीय व्यवस्था या सामाजिक जो व्यवस्था होती थी नियमों को चलाने की, या तो ये कम हुआ करती थी। लेकिन कुछ जनजातियों में ये देखने को मिली है, जनजातीय क्षेत्रों में ही देखने को मिली है।
तो अगर हम बात करें उन 3 जनजातियों की, तो कौन सी वो जनजातियाँ हैं तीनों, तो उनमें से जो पहली जनजाति है वो है जौनसारी। देखिए जौनसारी में ये पंचायतें देखने को मिलती हैं। दूसरी है थारू और तीसरी जनजाति है बोक्सा। इन 3 जनजातियों में ही हमें ये पंचायती प्रथाएँ देखने को मिलती हैं। देखिए अगर इन पंचायती प्रथाओं की हम बात करें दोस्तों, तो इनका कार्य होता था कि अपनी अपनी जो ये इनकी जो अलग जाति है, जनजाति मतलब व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मतलब जो इनकी अलग जनजाति है या समुदाय है, इसके लिए नियम बनाना, विधि विधान बनाना, या मतलब ऐसी व्यवस्थाएं बनाना जिससे कि ये समाज मतलब बिना समस्याओं के आगे बढ़ सके, और इसमें जो भी समस्याएं आए उसको निपटारा करने के लिए भी ये पंचायतें होती थी। और ये पंचायतें उच्चतम न्यायालय का दर्जा होता था इन जनजातियों का, मतलब सबसे सर्वोच्च जो न्याय की संस्था होती थी इन जनजातियों की, यही पंचायतें हुआ करती थी। इसलिए ऐसी पंचायतों का गठन इनमें होता था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हर जाति की जनजातीय पंचायतों की। सबसे पहले हम देखेंगे जौनसारी जनजाति की पंचायतों को। देखिए सामाजिक नियमों के अनुसार जौनसार का जो क्षेत्र है वो विभिन्न खतों में विभक्त होता है, मतलब बहुत सारी खतों में इसे विभक्त किया जाता है। कुछ गाँवों को मिलकर एक खत बनती है। ठीक है, गाँव जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, गाँव, तो गाँव को मिलकर खत बन जाती है, और इन खतों में कई सारे गांव होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक खत का एक सयाना होता है। सयाना, देखिए सयाना शब्द का अर्थ होता है बूढ़ा या सयाना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है अपनी जनजातीय उस क्षेत्र में जो कि मतलब संचालन करेगा अपनी उस क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था का। समझ रहे हो ना। तो जैसे हमारा कोई अब लीडर होते हैं, तो उस टाइम ये होते थे, जो कोई वरिष्ठ जो व्यक्ति होते थे उस समाज के, वो उस समाज के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाते थे, उसे आगे लेकर जाते थे। तो वही व्यक्ति था जौनसार में सयाना। ठीक है, तो एक सयाना होता था प्रत्येक खत के अंदर। ठीक है, और जिसका पद वंशानुगत होता था। ये पद जितने भी होते हैं जनजातीय क्षेत्रों में, ज़्यादातर वंशानुगत ही होते थे। सयाना का पुत्र ही सयाना बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता था। और अगर हम इसके बाद देखेंगे तो जो 4 सयाना क्षेत्र होते थे, मतलब सयाना क्षेत्र मैंने बताया ना 4 जो खत होते थे, तो उसके ऊपर जो कार्य करता था वो होता था सदर सयाना। ठीक है, 4 सयाना क्षेत्रों के ऊपर सदर सयाना नाम का एक पद होता था, जो कि उन 4 खतों के अंदर जितने भी मामले आएंगे, चाहे वो मामले फौजदारी हों चाहे दीवानी हो। अगर आप फौजदारी और दीवानी मामलों को नहीं समझते हैं, जैसे एक मामला मैंने बोला फौजदारी मामले है ना, और दूसरे मामले मैंने बोला दीवानी मामले। दीवानी और फौजदारी मामलों में अंतर ये होता है कि जो फौजदारी मामले होते हैं वो क्रिमिनल मामले होते हैं, मतलब जैसे चोरी, डकैती, हत्या या दुराचार, ऐसे जो मामले होते हैं वो फौजदारी के अंतर्गत आते हैं। जबकि दीवानी जो मामले होते हैं उन मामलों के अंदर विवाद, ज़मीन का विवाद हो गया, या मतलब ज़मीन छीन ली, इसी टाइप के विवाद जो किसी ज़मीन पे या किसी मकान पे विवाद जब होते हैं उन्हें वो दीवानी मामले होते हैं। लेकिन जहाँ पर हत्या, डकैती, चोरी, दुराचार ऐसे मामले आते हैं वो फौजदारी के अंतर्गत आते हैं। तो जो ये सदर सयाना होता था, ये उन दोनों प्रकार के मामलों को देखता था, और पहले के टाइम पे ये माल गुजारी भी वसूल करता था, मतलब टैक्स भी कलेक्ट करता था। ठीक है, जो प्रधान का पद गढ़वाल में देखने को मिलता है, तो ये टैक्स कलेक्ट करेगा एक, दूसरा फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मामले निपटाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके पास काफ़ी ताकत थी। ठीक है, और इन सब के ऊपर खतों में जो सदर सयाने होते थे उनके ऊपर भी एक संस्था होती थी। ये तो थी ग्राम टाइप की एक संस्था, मतलब जो कि अपने अपने क्षेत्रों में न्याय का काम करेगी। लेकिन सबसे ऊपर जनजातियों की जो सर्वोच्च संस्था होती थी वो थी जातीय पंचायत, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इनकी जो जातीय पंचायत थी दोस्तों वो थी खुमरी। देखिए प्रश्न आ चुका है कि जौनसारी जनजाति की जातीय पंचायत को क्या कहते हैं, तो जौनसारी जनजाति की जो जातीय पंचायत होती थी उसे खुमरी कहा जाता था। और ये सभी प्रकार के व्यक्तिगत जातीय विवादों का निर्णय करती थी, मतलब ये सर्वोच्च थी। जितने मामले जौनसार क्षेत्र के अंतर्गत होंगे जिनका फैसला नहीं हो पाएगा सदर सयाना के द्वारा या चैलेंज किया जाएगा वहाँ पर भी, तो वो जातीय पंचायत के अंतर्गत खुमरी सुनेगी। खुमरी इसलिए उसे सुनेगी क्योंकि जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले सबसे बड़े से बड़े विवाद भी खुमरी इसलिए सुनती है क्योंकि जिससे कि जनजातीय क्षेत्र बाहरी संपर्क से बचा रहे और उसमें कोई भी टूट फूट ना हो, या जनजातीय क्षेत्र में कोई मतलब बाहर का प्रभाव ना पड़े, या बाहर के मतलब कुल मिला के जनजातीय जो उनकी एकता है वो टूटे ना, इसलिए यहाँ पर खुमरी पंचायत होती थी। ठीक है, खुमरी का वैसे तो ये था कि उसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होता था, लेकिन जो इसकी मुख्य पंचायतें होती थी, बैठकें होती थी, वो सब सिर्फ जो गांव के सयाने होते हैं, हर गांव का एक सयाना होता था, तो वही उन पंचायतों में भाग लेते थे और अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है,
ठीक है। तो ग्रामीण स्तर पर होने वाले विवादों को तो खत खुमरी में ही, मैंने आपको बताया था कि ग्राम स्तर पर जो विवाद होंगे उन्हें तो खत खुमरी में ही निपटाया जाएगा, जो खतों की होती थी खुमरी। लेकिन जो बड़े मामले होंगे वो यहाँ पर जो इनकी जात जो बड़ी मतलब पूरे जौनसार क्षेत्र की जो खुमरी पंचायत होगी वहाँ पर निपटाए जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें अगर आपको अपना केस दायर करना है या अपना मतलब कोई जो विवाद है उसे सुलझाना है तो आप यहाँ पर अपनी वो लेके जाएंगे, मतलब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के लिए आपको एक शुल्क देना होगा, ठीक है, न्याय के लिए। तो इस शुल्क को कहा जाता था नालसा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, नालसा शुल्क मांगा जाता था जौनसार क्षेत्र में न्याय देने के लिए खुमरी पंचायत के द्वारा। तो ये थी जौनसार की पंचायत है, मैंने आपको बताया खत खुमरी, ठीक है, और उसके ऊपर ये मतलब जो हमारी ये खुमरी होती है। देखिए मतलब एक तो थी ग्राम स्तरों पर जहाँ पर सयाने शासन कर रहे हैं, मतलब न्याय कर रहे हैं, लेकिन जो जातीय स्तर पर जहाँ पर जनजाति को एक एकता में बांधना है वहाँ पर खुमरी काम करती थी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे जो दूसरी हमारी जनजाति है वो है थारू। देखिए थारू जनजाति की बात करें तो थारू में भी जातीय पंचायतों का गठन 2 स्तरों पर होता था। थारू में पंचायतों का गठन 2 स्तरों पर होता है, जातीय नहीं, पंचायतों का गठन ही 2 स्तरों पर होता था, ठीक है। तो जातीय पंचायतों का गठन ये मान सकते हैं हम 2 स्तरों पर कैसे होता था। तो एक तो था ग्राम स्तर पर, एक तो होगा ग्राम स्तर पर, ग्राम में जो ग्राम प्रधान होगा वही देखेगा सब कुछ, ठीक है। और दूसरा होता था जातीय स्तर, मतलब जहाँ पर जाति की बात आती है उस पंचायत को कहते थे भंजरा, ठीक है। जो भंजरा है वो जातीय पंचायत थी, वहाँ पर जाति से संबंधित मामले निपटाए जाएंगे, ठीक है। छोटे मोटे मामले तो पहले स्तर पर ग्राम स्तर पर ही निपट जाएंगे, लेकिन कुछ मामले जो जिनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आती है, जिनमें कुछ मतलब कुछ अलग हो जाता है, तो उनमें भंजरा में वो देखिए जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर मामले ग्राम स्तरीय भंजरा में ही निपट जाते थे, मतलब जो ग्राम स्तरीय भंजरा होती थी, मतलब ग्राम स्तर पर जाति की पंचायत, उसी में ज़्यादातर मामले निपट जाते थे इनके, ठीक है। लेकिन अगर इनकी अगर दूसरी बड़ी पंचायतों की बात करें तो जो मतलब इनकी जो मुख्य बंजरा पंचायत होती थी उसमें कैसे मामले निपटाए जाते थे। तो उसमें अगर किसी का संपत्ति विभाजन का मामला है, क्योंकि संपत्ति एक जनजाति से संबंधित मामला है, संपत्ति विभाजन का मामला, यौन दुराचार का मामला हो गया, वैवाहिक अनुबंधों का मतलब अनुपालन न कर पाना, मतलब वैवाहिक जो होते हैं ना, कोई मतलब तलाक लेना या अपने वैवाहिक जो मतलब कोई होता है ना व्यक्ति जो निभा नहीं पाते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो तब यहाँ पर आप वो कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं न्याय के लिए। या खासकर सामाजिक मान्यताओं का जब विरुद्ध कोई व्यक्ति जाता है, अगर कोई सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध चला जाए तो जनजातीय पंचायतें फिर वहाँ पर गंभीर मामले हो जाते हैं जनजातीय पंचायतों के लिए, तो यहाँ पर न्याय करती हैं ये पंचायतें क्या करती हैं कि मतलब जितने भी जनजातीय इनके वो होते हैं, मतलब नहीं बोलते परंपराएं होती हैं, उनके खिलाफ जितना भी कार्य होता है या कुछ कार्य हो जाता है तो उसके लिए ये पंचायतें निर्णय लेती हैं। और इन पंचायतों का जो निर्णय होता है चाहे ये कहीं भी हो, मतलब इन पंचायतों का निर्णय अंतिम होता है और वाद युक्त नहीं होता है, इसमें आप वाद नहीं कर सकते या कहीं और चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने चैलेंज किया तो आपको ही बहिष्कृत कर दिया जाएगा समाज से। इन पंचायतों का यही होता है कि आर्थिक दंड यहाँ पर दिया जाता है, या जो इसका सर्वोच्च जो दंड देखने को मिलता है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में या कहीं भी, वो होता है जनजाति से बाहर कर देना, मतलब कहते हैं ना हुक्का पानी बंद कर देना। तो यही सबसे बड़ा वो होता था, इसका मतलब सज़ा होती थी जाति बहिष्कार। और ये दंड बहुत बड़ा दंड होता था, मृत्यु दंड से भी बड़ा आदमी को इसमें बहुत कष्ट झेलना पड़ सकता था, ठीक है। अब देखेंगे हम तीसरी जनजाति। तो तीसरी जो जनजाति है वो थी बोक्सा है या बोक्सा, ठीक है। बोक्सा भी थारों के समान ही होती है, सेम थारों के समान यहाँ पर भी 2 पंचायतें होती हैं, लेकिन ग्राम स्तर पर जो इनकी पंचायत होती है उसे कहा जाता है बिरादरी पंचायत, ठीक है। ग्राम स्तर पर बोक्साओं की जो पंचायत होती है वो उसे कहा जाता है बिरादरी पंचायत। और जो जातीय स्तर पर इनकी पंचायत होती है वो होती है तखत, ठीक है। तो 2 पंचायतें जो हैं वो हैं, एक पहली है बिरादरी पंचायत और दूसरी है तखत। देखिए बिरादरी के स्तर पर जो छोटे मोटे विवाद होते हैं तो वो गाँव में ही बिरादरी पंचायती उन्हें निपटा देती थी, लेकिन जो संपूर्ण जनजातीय स्तर पर होते हैं तो उसके लिए एक विशेषाधिकार वाली ये जातीय पंचायत हुआ करती थी जिसको हम कहते हैं तखत, ठीक है। इस तखत के जो सदस्य होते थे वो भी वंशानुगति होते हैं, तखत के सदस्य भी हमेशा स्थायी होते और वंशानुगति होते हैं। जो इसके सदस्य पहले रहे होंगे उन्हीं के पुत्र इसके सदस्य बनते थे। और तखत का जो प्रमुख होता था वो चयन होकर आता था और 15 गाँव की पंचायतों के लोग इसको चुनते थे। हर 15 गाँव की पंचायतों के लोग अपना जो तखत होता है उसे चुनते थे, ठीक है। और यह इनका उच्चतम न्यायालय हुआ करता था उस टाइम, मतलब उस जनजातीय क्षेत्र उस समय, आज से पुराने समय की बात है,
या उसका उच्चतम न्यायालय। मतलब इसके ऊपर वही जो हर जनजाति का है कि न दलील की जा सकती है कहीं, मतलब चैलेंज तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन जनजातियों की ये एक शक्ति हुआ करती थी अपने समाज को एक निश्चित दिशा में ले जाने के लिए या बाहरी समाज से उसे बचाने के लिए, जातीय पंचायत। ठीक है, थारू और बुक्साओं की जो दोनों की जातीय पंचायतें हैं वो ज़्यादातर गंभीर मामले ही सुनती थी। मतलब तखत की बात करें हम या भंजरा की बात करें, ये सिर्फ गंभीर मामले ही सुनती है। इनकी जनजातीय जो व्यवस्था है थोड़ा सा जौनसारी से अलग है, वो पंचायत की व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अलग है, जौनसारी में काफ़ी बांटा गया है उन्हें, यहाँ पर 2 अलग अलग पंचायतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इनके जो विवादों की प्रकृति होती है उसमें ज़्यादातर ये आर्थिक दंड दे देते हैं या जाति का बहिष्कार करते हैं या शुद्धिकरण के जैसे दंड दे देते हैं। शुद्धिकरण, जब शुद्धिकरण होगा तभी आदमी वापस से अपनी जनजाति में शामिल होगा। ठीक है, और मैंने बता दिया था कैसे मामले पंचायतें सुनती हैं। तो अगर संपत्ति के मामले आ जाएं, क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र के मामले हैं, संपत्ति के मामले या अवैध संबंधों के मामले आ जाए या विवाह का पालन न करना, मतलब अपने विवाह को पालन न करना, वो प्रॉब्लम आ जाना, या परंपराओं का उल्लंघन, ये कुछ खास मामले हैं जो कि एक समाज को इफेक्ट करते हैं। तो इन्हीं मामलों को सुनती थी ये जातीय पंचायतें। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होते हैं उन परीक्षाओं के लिए जहाँ पर भी आपको लिखना होता है। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए, धन्यवाद।